गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अरुणा बड़गोतिया है और मैं आपको 11th में बायो पढ़ाऊंगी। आज हम फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है जीव जगत। अब जीव जगत का मतलब क्या होता है? जीव का मतलब होता है जितने भी लिविंग होते हैं जो कि जैविक है, ठीक है। और जगत का मतलब होता है उनका पूरा समुदाय, समूह या फिर वर्ल्ड, ठीक है। और जीव जगत का मतलब क्या होता है कि हम ये जो चैप्टर है एक्चुअली इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जितने भी जीव होते हैं या सजीव जो होते हैं वो एक जगत का निर्माण करते हैं। उन्होंने पूरे वर्ल्ड का निर्माण करा है जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी आते हैं। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु तो आते ही, पर नेचर की सारी चीजें भी आती हैं। हमारे नेचर में जितनी भी चीजें मौजूद है जिनका कि हम उपयोग करते हैं वो सभी चीजें, जैसे कि सूर्य के प्रकाश का हम उपयोग करते हैं, है ना, जल का हम उपयोग कर रहे हैं, मृदा का हम उपयोग कर रहे हैं, मतलब मिट्टी का भी हम उपयोग कर रहे हैं। सारी चीजें हम कहाँ से लेते हैं? अपने नेचर से लेते हैं। मतलब कि जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों को ये सारी चीजें क्या करती है? जीवन जीने में मदद करती है। तो जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी चीजों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बीच में क्या होता है? एक तरह का संतुलन होता है। तो ये सभी मिलकर एक समुदाय बनाते हैं, बहुत बड़ा समुदाय बना लेते हैं। तो इस सब पूरे पूरे समुदाय को हम क्या कहते हैं? जीव जगत कहते हैं। जीवों में सारी चीजें जैविक होती हैं, जीवित होती हैं, सारे लिविंग थिंग्स आते हैं। और हमारे दिमाग में ये चीजें आती है कि जीवित का मतलब क्या होता है? जीवित का मतलब ये होता है कि ऐसे सभी जीव जो अपने जीवन में वृद्धि करते हैं, जिनमें प्रजनन होता है, जिनका विकास होता है, जो भोजन को लेते हैं, जो चल पाते हैं। ये सभी आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि सजीव हम किसको कहते हैं? ऐसे जीव जिनमें कि ये सारी प्रक्रियाएं या सारी क्रियाएं हो रही हैं, वो चल भी पाते हैं, जिनका शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो गति करते हैं, जो प्रजनन कर रहे हैं, जो बाहरी वातावरण से भोजन को लेते हैं, जो अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को वातावरण में मुक्त करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से या जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है उसको हम लेते हैं और उसको हम छोड़ते हैं। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसके आधार पर हम सजीवों को इसकी कैटेगरी में रखते हैं, या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सजीवों की कैटेगरी में रखते हैं। पर जितनी भी चीजें जिन जीवों में नहीं होती, क्योंकि वो जीव नहीं कहलाते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। तो ऐसे सभी थिंग्स जिनमें कि ना तो वृद्धि होती है, ना उनका विकास होता है, ना प्रजनन होता है, ये आपको पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर कि ऐसे सभी जीव होते हैं जो ना ही बाहर से एनर्जी लेते हैं, ना ही सन से एनर्जी लेते हैं, ना ही वाटर का यूज करते हैं, ना ही पानी का यूज करते हैं, इट मीन्स, और ना ही किसी और सब्सटेंस का या और किसी पदार्थ का वो उपयोग करते हैं। तो ऐसे सभी जीवों को हम निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। तो सजीव और निर्जीव जो होते हैं ये दोनों मिलकर ही वर्ल्ड का निर्माण करते हैं, इसीलिए यहाँ पर निर्जीव की भी बात हम करते हैं। सजीव और निर्जीव जो होते हैं, क्यों हम दोनों की बात एक साथ करते हैं? क्योंकि जितने भी सजीव जीव होते हैं वो जीवन जीने के लिए निर्जीव वस्तु का भी उपयोग करते हैं। और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है कि लाइफ क्या है, ये इतना शॉर्ट नहीं है। मैंने आपको ये फर्स्ट पॉइंट ही लिखा है कि जीवन क्या है। अब जीवन क्या है? जीवन का मतलब ये होता है कि ऐसे सभी जीव जो वही सजीवों में जो कैरेक्टर्स आते हैं, प्रजनन करते हैं, बाहर से फूड को लेते हैं, भोजन करते हैं, वृद्धि करते हैं, जिनका विकास होता है, वो सब क्या हो? वो सभी जीवन का निर्माण करते हैं इस अर्थ पर। और उसके साथ साथ पेड़ पौधे भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जीवन बनाते हैं। पर केवल जीवन इन्हीं से ही अस्तित्व में नहीं है। जीवन का अर्थ ये होता है कि इनके साथ साथ जितने भी निर्जीव चीजें हैं, जो निर्जीव चीजें हैं वो भी इनसे मिलकर ही या इनके साथ समन्वय बनाकर ही सजीव जगत का निर्माण करती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जीवन क्या है? जीवन यही है कि जितने भी सजीव जीव हैं वो अपने जीवन यापन के लिए निर्जीव वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेशन, इन दोनों के समन्वय को ही हम क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। समझ में आया? अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमने इनको बांट दिया है कि ये सजीव है और ये निर्जीव है, पर बेसिकली अगर देखें तो इनका निर्माण तो वहीं से हुआ है। जैसे कि एक टेबल किस में आती है? टेबल आती है निर्जीव वस्तु में, ठीक है। तो इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? इसका निर्माण होता है पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या है? वो तो सजीव है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है
और इस चैप्टर में भी यही बताया कि आप इस चीज को अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओ कि जितने भी चीजें हैं, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, उनका बेसिक प्रोडक्ट जो है वो सेम है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो वो समान है। हाँ, बाद में जाकर क्या है, जैसे टेबल में कोई गति नहीं होती है, ना ही टेबल में प्रजनन होता है, ना ही टेबल में फूड लेती है, कुछ भी नहीं। पर पेड़ पौधों में तो ये चीजें होती हैं। तो आगे जाकर हमने क्या करा, उनको निर्जीव में बदल दिया है। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव जो होते हैं, जब तक हमको सजीव के लक्षण नहीं पता होंगे हम निर्जीव के लक्षण नहीं बता सकते और इन दोनों को अलग भी नहीं कर सकते। तो यही लाइन में अगर कोई जीवित जीव या अगर जितने भी प्रकृति में जीव होते हैं या सजीव जो होते हैं, सजीव में दोनों आ जाते हैं, जीव जंतु भी आ जाते हैं और पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। दोनों जब अपना जीवन यापन करते हैं और इस जीवन यापन को ही हम लाइफ बोलते हैं या जीवन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं और इसी से क्या निर्माण होता है, एक जीव जगत का निर्माण होता है। आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव मैंने आपको बता दिया कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। जितने भी जीव जिनमें की सारी प्रक्रियाएं होती है, वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी हो गई, मैं आपको नाम लिख देती हूँ। सबसे पहला होता है वृद्धि। उनमें वृद्धि होती है, उनका विकास होता है, उनमें उपापचय होता है। ये मैं आपको एक एक पॉइंट समझा दूंगी। फिर उनमें कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का विभाजन भी होता है, उनमें जीव द्रव्य होता है। फिर जीव द्रव्य होने के साथ साथ उनमें प्रजनन भी होता है, उनमें गति होती है। जितने भी सजीव होते हैं वो सब गति करते हैं। उसके बाद उनमें अनुकूलन होता है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लिखे हैं। ये कभी कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे कर पाते हैं, क्योंकि सजीव और निर्जीव का जो बेसिक प्रोडक्ट होते हैं वो सेम होते हैं। मैंने आपको बता दिया पेड़ का एग्जाम्पल बता के कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे टेबल चेयर बनती है, और टेबल चेयर निर्जीव है, पेड़ पौधे जो है वो सजीव है। तो कुछ जो भाग है उनके या कुछ चीजें जो होती है उनको डिफरेंशिएट करती है, जिसको हम सजीव और निर्जीव की कैटेगरी करते हैं। तो जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो यही है, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो हम यही देखते हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। सजीव जितने भी होते हैं वो वृद्धि करते हैं। वृद्धि का मतलब क्या होता है, जब उनका जन्म होता है तो जन्म के बाद वो क्या करते हैं, उनकी कोशिका विभाजन होता है और उनका शरीर लंबाई में बढ़ता है। पर क्या निर्जीव में ये होता है, निर्जीव में ऐसा नहीं होता है। जितनी भी निर्जीव चीजें होती हैं उनमें कभी भी वृद्धि नहीं होती, वो जैसे की जैसी ही बनी रहती है। ठीक है, और सजीव जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं, नेचर से ही बनते हैं, मतलब प्रकृति प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति से ही बनते हैं। पर निर्जीव चीजें जो होती है उन्हें हम बनाते हैं। विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, वृद्धि और विकास एक ही चीज है, पर दोनों एक दूसरे को अलग करती है आपस में। क्यों करती है, विकास का मतलब ये होता है जैसे आपका शरीर जो होता है वो लंबाई में बढ़ता है, ये आपकी वृद्धि है। विकास का मतलब ये होता है आपका माइंड भी होता है वो भी बढ़ता है, आपका जो दिमाग होता है उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, आपके हाथ पैरों की ताकत बढ़ती है, वो सारी चीजें बढ़ती है। तो ये विकास के अंतर्गत आता है। फिर आता है उपापचय। आप भोजन लेते हो, भोजन में आप बहुत सारी चीजें लेते हो, जैसे प्रोटीन लेते हो, विटामिन लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, तो इन सब वसा भी लेते हो, जैसे तेल वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो शरीर के अंदर इनका उपापचय होता है, मतलब इनका मेटाबॉलिज्म होता है, ये टूटते हैं। तो ये सभी चीजों का बनना और बिगड़ना ही उपापचय के अंतर्गत आता है। जैसे कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अमीनो अम्लों में बदलते हैं, अमीनो अम्ल वापस किसमें बदल जाता है, प्रोटीन में, जिसमें हमारे शरीर का विकास होता है, हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है। तो ये सब चीजें आती है हमारे उपापचय में। नेक्स्ट है कोशिकाएं। जितने भी सजीव चीजें होती हैं वो सभी सजीव जीव जो होते हैं वो उनका बेसिक चीज होती है कोशिका, मतलब उनका एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है। वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और उनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, उससे ही उनकी क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर आता है जीव द्रव्य। हमारे जीवन का जो बेसिक भाग है, मतलब कि जो आधारित भाग है वो है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो होता है वो कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है, जिससे ही हमारे शरीर, हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर कोशिकाएं ही हमारा शरीर बनाती है। तो जीव द्रव्य जो होता है वो कॉमन चीजें होती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में, फिर भी वो आगे जाकर नॉन लिविंग में कन्वर्ट होते हैं और आगे जाकर बाहरी चीजों का उपयोग करके
करके, नेचर की चीजों का उपयोग करके हम सजीव में बदल जाते हैं, है ना। फिर प्रजनन होता है, जितने भी सजीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं। प्रजनन कैसे करते हैं? जितने भी सजीव जीव है अगर उनको अपनी लाइफ बना के रखनी है, आगे उनको अपना अस्तित्व बनाकर रखना है, तो वो सब क्या करेंगे? प्रजनन करेंगे। पर जितने भी निर्जीव होते हैं उनमें प्रजनन नहीं होता है। प्रजनन का मतलब ये होता है कि जितने भी सजीव जीव होते हैं वो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। पर क्या निर्जीव में ये होता है? निर्जीव में ये नहीं होता है। गति, जितने भी सजीव होते हैं वो गति करते हैं। पर इसका एक अपवाद है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे गति नहीं करते, उनमें वृद्धि होती है पर गति नहीं करते। उनमें चलने के लिए कोई अंग नहीं होते, जैसे हमारे अंदर हाथ पैर होते हैं ताकि हम चल सके, किसी चीज को उठा सके, वापस रख सके, है ना। तो हम ये चीज कर सकते हैं, पर पेड़ पौधों में ये चीजें नहीं होती, तो इसका एक अपवाद है। पर निर्जीवों में ना तो गति होती है ना वृद्धि होती है। फिर आता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब यह होता है कि जितने भी सजीव जीव होते हैं, अगर मान लीजिए बाहर ठंड ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? स्वेटर पहन लेंगे, मतलब हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, एडप्ट हो जाते हैं हर तरह के वातावरण में। इसका उदाहरण जैसे कि आपने ऊंट देख लीजिए। आप ऊंट जो होता है वो कहाँ होता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है। और रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है? गर्मी बहुत होती है, तो वो क्या करता है? 30 दिन का पानी एक साथ ही पी लेता है, ताकि क्या होता है? उसके शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहे और पानी की कमी ना हो सकता है क्या ऐसा? अगर वो इधर आएगा तो वो डेली पानी पिएगा, ऐसा नहीं कि वो 30 दिन का पानी एक साथ ही पी लेगा। वो उस चीज को, अगर वो दूसरे वातावरण में जाए तो धीमे धीमे उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेगा, और हो सकता है उसके शरीर में दूसरे परिवर्तन भी हमको देखने को मिले। तो इसी तरह के जो परिवर्तन होते हैं जो बाहरी वातावरण के अनुसार हमारे शरीर में होते हैं, उसको हम अनुकूलन बोलते हैं। तो ये जो जितने भी पॉइंट है ये सजीव और निर्जीव को एक दूसरे से अलग करते हैं। जो कैरेक्टर सजीव में होते हैं वो निर्जीव में नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, ये क्वेश्चन बनता ही है हमेशा कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संगठनात्मक स्तर। संगठनात्मक स्तर का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? हम लाइफ की बात कर रहे हैं। तो अब हमको तो ये पता होना चाहिए कि लाइफ शुरू कहाँ से हुई है। अगर हमको ये पता नहीं होगा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको हमारी बेसिक चीजें, आधारीय चीजें पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ कहाँ से शुरू हुई है। आप सभी ये चीजें केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि हमारा शरीर जो होता है उसमें अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, हमारे अंग होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होता है। तो ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग बताती हूँ डीप में। हमारा जो संगठनात्मक स्तर का मतलब ये होता है कि हमारा शरीर का जो आधारीय भाग है वो है परमाणु। हमारा शरीर किनसे मिलकर बना हुआ? परमाणु से बना हुआ है। जैसे हाइड्रोजन है ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? परमाणुीय रूप में। जब ये सब आपस में जुड़ते हैं तो ये अणु बनाते हैं। अणु मतलब कि जैसे जल का अणु हो गया, है ना, ये समझना इस बात को, तो आपको समझना है जल का अणु हो गया, है ना, और भी चीजें कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के रूप में, क्योंकि ये किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से मिलकर बने हैं। जब ये सब अणु बनते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो वो एक सजीव कोशिका बनाते हैं। ठीक है, कोशिका आपको पता है क्या होती है ना। हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका है। जब कोशिका आपस में जुड़ती है तो वो क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। ठीक है, हर कोशिका अलग अलग ऊतकों का निर्माण करती है, और जब अलग अलग ऊतक एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा किडनी है, उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करती है, वैसे ही हमारा जो हार्ट और ब्लड है वो क्या करता है? रक्त संवहनीय तंत्र बनाता है। जितनी भी हमारी बोन्स है, जितनी भी हमारी हड्डियां हैं, वो सब जुड़कर क्या बनाती है? हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती है। फिर जो अंग तंत्र जुड़ते हैं तो उससे एक जीवधारी बनता है। वो जीवधारी क्या है? हम भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, या फिर जो छोटे जीव हैं वो हो सकते हैं। अब जितने भी जीव हैं वो अगर संख्या में इकट्ठे हो जाए एक तरफ तो उसको हम बोलते हैं जीव संख्या। ठीक है, ये जीव संख्या से क्या बनता है? समुदाय बनता है। जीव संख्या मतलब जैसे कि समुदाय का मतलब होता है सेम, है ना। जैसे मान लो एक समुदाय अलग है, जल में रहने वाले जीवों का समुदाय अलग है, धन पर रहने वाले जीवों का समुदाय अलग है, और आकाश में रहने वाले जीवों का समुदाय अलग है। ये सब समुदाय, जल समुदाय, स्थल समुदाय और जो ये वायु समुदाय जो होता है, ये तीनों जब मिलते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का। अब पारिस्थितिकी तंत्र में दोनों घटक होते हैं, जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं। जैविक घटक कौन से होते हैं? ध्यान से आप इस चीज को सुनना। जैविक घटक जो होते हैं उनमें पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं।
अजैविक घटक में जल, ये सूर्य आता है ना, सूर्य का प्रकाश आता है, जल आता है, मिट्टी आती है, आर्द्रता आती है, जल वाष्प आता है, वायु आती है, ये सब अजैविक घटक है। पर जैविक और अजैविक घटक दोनों सजीव की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। फिर ये पारिस्थितिकी तंत्र से जैव मंडल का निर्माण होता है। जैव मंडल का मतलब होता है बायोस्फीयर। इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो धरातल है वो एक जैसा नहीं है ना। कहीं हमारे यहाँ पर 70% वाटर है और 30% जो है वो अर्थ है, मतलब कि स्थल है। तो स्थल वाला जो भाग होता है वो बायोस्फीयर बनाता है। बायोस्फीयर मतलब कि जिस जगह पर हम रहते हैं, जीवधारी जिस जगह पर रहते हैं वो सब क्या है, बायोस्फीयर, ठीक है। और ये सभी चीजें मिलकर परमाणु, अणु, सजीव कोशिकाएं जब ये आपस में मिलते जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, सजीव का। तो सजीव में इस श्रेणी में जो होते हैं, इस दोनों आते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। आगे समझ में मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर आता है जीवन का आणविक आधार। जीवन का आणविक आधार क्या है, इसका मतलब अणु की बात चल रही है यहाँ पर। जीवन का आणविक आधार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आप सभी अपना जो भोजन लेते हैं या आप सभी जो खाना खाते हैं, तो उस खाने में क्या क्या चीजें मौजूद होती है। उस खाने में आपको पता है कि हम जो ले रहे हैं उसमें शर्करा भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है ना, वसा भी है, ये सारी चीजें हम लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है बड़े अणु होते हैं। ये बड़े अणु जब हम फूड के रूप में लेते हैं तो हमारे शरीर में ये छोटे अणुओं में टूट जाती है। तो जीवन का हमारा आणविक आधार क्या हो गया, जीवन का हमारा आणविक आधार यही है कि हमारे शरीर में शर्करा भी, मतलब ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, वसा भी उपस्थित है, जो तेल वगैरह के, तेल और घी के फॉर्म में हम लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी चीजें हमारे शरीर में मौजूद होती है, जैसे कि कुछ तरल पदार्थ हमारे शरीर में होते हैं, विटामिन से, हार्मोन से, अमीनो अम्ल है। तो ये जितनी भी चीजें होती है जो हमारे शरीर का निर्माण करती है, ये सभी आती है अणु में, और इसको ही हम बोलते हैं जीवन का आणविक आधार। समझ में आया। नेक्स्ट जो है आपके इसमें आता है ऊर्जा। अब ऊर्जा का यहाँ पे हमको समझना क्यों जरूरी हुआ है, इसलिए क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सजीव की। और सजीव को अपना पूरा काम करने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है, ऊर्जा पर निर्भर करना होता है, ठीक है। पर ये ऊर्जा हम कहाँ से लेते हैं, ये ऊर्जा हम लेते हैं वातावरण से। हमारे यहाँ पर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा का उपयोग सबसे पहले कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। ये पेड़ पौधे उस ऊर्जा को लेते हैं और वृद्धि करते हैं। फिर उन पेड़ पौधों को जो जीव खाते हैं उनमें वो एनर्जी जाती है, फिर उसके बाद जो जीव लेते हैं उनमें एनर्जी जाती है, और लास्ट में जब आखिरी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये ऊर्जा कहाँ जाती है, वापस वातावरण में। पर जितनी ऊर्जा पेड़ पौधे लेते हैं उतनी वो ऊर्जा को मुक्त नहीं करते। आखिरी जो जीव होते हैं वो इतनी ऊर्जा मुक्त नहीं करते। तो जितनी ऊर्जा हमने सूर्य से ली उतनी ऊर्जा हमने दी नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना भी सजीव होते हैं, जितने भी सजीव हैं इस प्रकृति में, वो सभी बाहरी सोर्सेज से ऊर्जा लेते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो है खुला एवं बंद तंत्र। तंत्र मतलब सिस्टम, खुला सिस्टम और बंद सिस्टम क्या होता है, ये आपको ऊर्जा वाले से ही समझ में आ जाएगा पॉइंट से, कि जितने भी सजीव होते हैं वो खुले सिस्टम में आते हैं या खुला तंत्र में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वो बाहरी वातावरण से ऊर्जा लेते हैं, ऑब्वियसली लेते ही। अगर कोई, और निर्जीव किसकी श्रेणी में आते हैं, निर्जीव आते हैं बंद तंत्र की श्रेणी में। क्यों, क्योंकि वो कभी भी बाहरी वातावरण से ऊर्जा नहीं लेते। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बंद तंत्र क्या होता है और खुला तंत्र क्या होता है। बंद तंत्र वो होता है जो निर्जीव होते हैं वो कभी भी ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करते हैं, पर सजीव जो होते हैं वो ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। तो सजीव किसकी श्रेणी में आते हैं, खुले तंत्र की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट जो है आपका आता है समस्थापन। समस्थापन का मतलब होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के जो तापमान है उस तापमान का नियंत्रण हम करते हैं पानी पीकर। अगर हम पानी लेते हैं, तरल पदार्थों को लेते हैं, तो हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। तो जब हम अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करना जानते हैं, अगर हमारे अंदर पानी की अधिकता होगी, हमें गर्मी लगेगी तो पसीना निकलता है, और पसीना निकलता है तो हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं ताकि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। तो इसको हम बोलते हैं समस्थापन। फिर आता है उपापचय। उपापचय का मतलब ये होता है कि जो भी हम चीजें ले रहे हैं बाहरी वातावरण से, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे विटामिन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, ये हमारे शरीर के अंदर जब जाते हैं तो ये छोटे अणुओं में टूटते हैं। हमारा शरीर क्या करता है, पाचन के द्वारा इन
सभी अणुओं को, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं उपापचय। नेक्स्ट आता है वृद्धि। सभी जीव वृद्धि करते हैं, सभी सजीवों में वृद्धि होती है। उनका शरीर पहले लंबाई में बढ़ता है, फिर उनका आयतन बढ़ता है। तो उनमें ये वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है ना। फिर होता है प्रजनन। ये मैं आपको पहले ही बता दिया है कि जितने भी सजीव होते हैं उनमें प्रजनन होता है। वो अपने ही जैसे बच्चे को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, ताकि उनके जीवन की निरंतरता बनी रहे। फिर आता है उत्तरजीविता। उत्तरजीविता का मतलब ये होता है कि जितने भी जीव होते हैं वो अपने ही समान सजीवों को उत्पन्न करते हैं, है ना। उत्तरजीविता मतलब कि उनमें जीवन जीने की श्रेणी, मतलब जीवन जीने की कला ही अलग होती है। वो अपने अनुसार जीवन को जीते हैं, है ना। फिर आता है गति। जितने भी जीव होते हैं उनमें गति भी होती है। सारे जीव जो होते हैं सजीव गति करते हैं, पर पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं। उत्तेजनशीलता। सभी जीवों में उत्तेजनशीलता होती है। उत्तेजनशीलता का मतलब ये नहीं कि वो एक्टिव हो जाते हैं, वो नहीं है। इसका मीनिंग ये होता है कि वो बाहरी जो वातावरण है उसके प्रति वो एक तरह से सचेत रहते हैं। अगर बाहरी वातावरण में कोई बदलाव होता है तो उनका शरीर भी उस बदलाव को महसूस करता है, मतलब उद्दीपन को महसूस करता है। किसी प्रकार का बाहरी वातावरण में अगर उद्दीपन होता है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं या ग्रहण करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं उत्तेजनशीलता। फिर आता है अनुकूलन। अनुकूलन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अनुकूलन क्या होता है। जितने भी जीव होते हैं उनमें अनुकूलन होता है। वो जिस वातावरण में जाते हैं उसी के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेते हैं, उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अनुकूलन। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं और आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या है, और मैंने आपको सब अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि जितने भी जीव होते हैं उनमें सारी चीजें ही मौजूद होती हैं। ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है, इसके आगे आपको और भी चीजें पढ़नी है जो आपको मैं नेक्स्ट